नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2023 जो 14 दिसंबर 2023 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 304 अर्थात लिंग, विद्यालय एवं समाज या जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी का यूनिट 2 लैंगिक मुद्दे प्रतिमान विस्थापन का प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे। यूनिट 2 का ध्यान रखना, हम लोग पार्ट 1 हल कर चुके हैं, इसको पार्ट वाइज 2 पार्ट में हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सेकंड पार्ट देखेंगे। क्लियर? इसके टॉप लगभग 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 40 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.62 अंक का होगा और समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएं, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 304 अर्थात लिंग, विद्यालय एवं समाज, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, इसका यूनिट 2 लैंगिक मुद्दे प्रतिमान विस्थापन। ध्यान रखना, इसका पार्ट 2 हम लोग हल करने जा रहे हैं। 2 पार्ट में इसको हल करेंगे। तो पहला पार्ट हम लोग हल कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर आप देखेंगे तो लिंक ऑफ प्लेलिस्ट BD 304 लिखा हुआ है। क्लियर? इस जगह पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे, जहां पर सारी वीडियो को क्रम से मिल जाएगा पेपर 304 का। और उसके जस्ट नीचे देखेंगे तो लिंक ऑफ प्लेलिस्ट ऑल पेपर है, उस पर क्लिक करेंगे तो सारे पेपर का आपको वीडियो क्रम से मिल जाएगा। तो आप लोग अपनी सुविधा अनुसार जो भी चाहें देख सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ए इंदिरा गांधी, बी राजीव गांधी, सी मोरारजी देसाई, डी नरसिम्हा राव। तो दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, बी राजीव गांधी। अगला प्रश्न ध्यान रखना, शिक्षा पर पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी थी? 1968 में। उसमें प्रधानमंत्री कौन था? तो इंदिरा गांधी जी। शिक्षा पर दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी? 1986 में राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। और तीसरी 2020 में नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति बन चुकी है, बाकी संशोधन किया गया था, उसे नहीं जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसके सुझाव पर शुरू किया गया? ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992, सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, डी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसके सुझाव पर शुरू किया गया? तो सही जवाब हो जाएगा सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986 के NPE द्वारा दिए गए एक सुझाव के जवाब में 1987 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत हुई? ए 1986, बी 1985, सी 1984, डी 1987। ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा इसका डी 1987। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पहली बार किस शिक्षा की बात की गई? ए कंप्यूटर शिक्षा, बी तकनीकी शिक्षा, सी बुनियादी शिक्षा, डी कृषि शिक्षा। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना इसका, ए कंप्यूटर शिक्षा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के किस पैरा के अंतर्गत महिलाओं के स्तर में बुनियादी परिवर्तन का उल्लेख मिलता है? तो ए 4.1, बी 4.3, सी 4.5, डी 4.7। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, ए 4.1। अगला ध्यान रखना, 4.1 नई शिक्षा नीति विषमताओं को दूर करने पर विशेष बल देगी और अब तक वंचित रहे लोगों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के समान अवसर मुहैया करेगी।
महिलाओं की समानता है तो ध्यान रखना शिक्षा 4.2 शिक्षा का उपयोग महिलाओं की, इसमें क्या है तो इसमें शिक्षा का उपयोग महिलाओं की स्थिति में बुनियादी परिवर्तन लाने के लिए एक साधन के रूप में किया जाएगा। ठीक है, तो जो 4.2 है इसमें क्या है, महिलाओं की स्थिति को बुनियादी परिवर्तन लाने के लिए साधन के रूप में प्रयोग किया गया। क्लियर। और 4.1 में क्या था, विषमताओं को दूर करने के लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय को उनके संगठन के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है। संगठन के आधार पर, इस पॉइंट को ध्यान रखना, ऑर्गेनाइज। सही जवाब हो जाएगा सी, 3 है। ठीक है, कई अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा भी मिल जाएगा, लेकिन इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 4 भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ संगठन के आधार पर बोल रहा है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखना। बाकी वैसे स्थापना के आधार पर देखेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में विश्वविद्यालय को उनकी स्थापना के आधार पर अगर देख रहे हैं तो 4 समूहों में कौन कौन से, राज्य विश्वविद्यालय, डीम्स टू बी यूनिवर्सिटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय और निजी संस्थान, लेकिन संगठन के आधार पर 3 है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हर कोई सभी अधिकारों का हकदार है किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है। तो अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 45। तो हर कोई सभी अधिकारों का हकदार है किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है, तो सही जवाब हो जाएगा सी, अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न है, आगरा, कानपुर, अवध, बुंदेलखंड के विश्वविद्यालय किस प्रकार के हैं। सही जवाब हो जाएगा 8 का, ध्यान रखना, ए संबंधक। भारतीय विश्वविद्यालय को संबंधक करना, इसका मतलब है विश्वविद्यालयों को स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति है, लेकिन शिक्षा के कुछ बड़े या सरकारी निकायों के साथ कुछ सहयोगात्मक समझौता है। क्लियर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसकी स्थापना 1956 में शिक्षा मंत्रालय के तहत यूजीसी अधिनियमों के अनुसार की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय को स्थापना की दृष्टि से कितने भागों में बांटा जा सकता है। ध्यान रखना, स्थापना की दृष्टि से। क्लियर, स्थापना की दृष्टि से। सही जवाब हो जाएगा ए, 4। संगठन की दृष्टि से 3। तो ध्यान रखना सभी सही है। ठीक है, बाकी राज्य कौन कौन सा, राज्य, डीम्ड टू यूनिवर्सिटी, केंद्रीय और निजी। अगला प्रश्न है, भारत में सन 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की संख्या कितने करोड़ थी। तो ध्यान रखना 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की जनसंख्या कितनी थी। सही जवाब हो जाएगा सी, 58.64 महिलाओं की संख्या थी। ध्यान रखना 58 करोड़ लगभग महिलाओं की संख्या थी। अगर आप देखेंगे तो परसेंटेज में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी, कुल जनसंख्या 52% पुरुष और 48% महिलाएं थी। ठीक है, कितना हो गया, 100 हो गया। अगर 100 का रेशियो लेकर चलिए तो जितनी जनसंख्या हमारे देश में है उसकी 52% पुरुष थे और 48% महिलाएं थी, तो 121 लगभग थे, 121 करोड़ लगभग थे। ठीक है, ये 2011 के अनुसार है। अभी तो 140 करोड़ करीब पहुंच गए हैं, जिसमें अगर पुरुष देखेंगे तो कितना हो जाएंगे, तो ध्यान रखना लगभग 62 करोड़। ठीक है, 62 करोड़ 37,24,248। क्लियर हो गया, तो 52% है। ठीक है, 121 का 52% निकालेंगे तो 62 करोड़ आ जाएगा। ठीक है, जबकि महिलाओं का निकालेंगे तो आप ध्यान रखना 58.64 आ जाएगा। ठीक है, लगभग 58 करोड़। क्लियर है, तो 121 करोड़ टोटल थी 2051 के अनुसार, 52% पुरुष थे और 48% महिलाएं थी। तो उसका 52% निकालेंगे तो 62 करोड़ और 48% निकालेंगे तो 58 करोड़ आ जाएगा। ठीक है, तो महिलाओं की जनसंख्या 58 करोड़ थी। क्लियर है, परसेंटेज पूछ सकता है, तो महिलाएं कितनी परसेंट थी, 48, पुरुष 52, 52। अगला प्रश्न है, भारत 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की संख्या भारत की कुल जनगणना की कितना परसेंट थे। परसेंटेज पूछ लिया हम लोग, देखिए बात कर ही रहे थे अभी। सही जवाब हो जाएगा ए, 48.46। क्लियर, और जनसंख्या देखेंगे तो 58, 121 करोड़ याद रखिए, उसी अनुसार निकाल लीजिएगा। अगला प्रश्न है, दहेज निरोधक कानून कब पारित किया गया। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, 1961 में। 20 मई 1961 भारत की संसद ने दहेज निरोधक अधिनियम 1961 नामक दहेज लेने या देने पर रोक लगाने के लिए अधिनियम बनाया 1961 में। ध्यान रखना 1 जुलाई 1961 को लागू किया गया था, 20 मई को पारित किया गया। अगला प्रश्न है, अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ। ध्यान रखना पारित पूछ रहा है, तो सही जवाब हो जाएगा सी, 1959 को। अगला प्रश्न है, दिल्ली में महिलाओं के लिए लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस सन में की गई। तो ध्यान रखना
दिल्ली में महिलाओं के लिए लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस सन में की गई? सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, 14 का सी, 1916 में। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज भारत में नई दिल्ली में स्थित महिलाओं की एक मेडिकल कॉलेज है। 1916 में स्थापित यह कॉलेज 1950 में चिकित्सा विज्ञान संकाय दिल्ली विश्वविद्यालय का हिस्सा बन गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला परिषद की स्थापना किस सन में हुई? ध्यान रखना, राष्ट्रीय महिला परिषद की पूछ रहा है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका सी, 1925 में। अगला प्रश्न है, 1927 में अखिल भारतीय स्त्री शिक्षा सम्मेलन में किसकी मांग की गई? तो सही जवाब हो जाएगा 16 का ए, शैक्षिक अवसरों की समानता। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन दिल्ली में स्थित एक गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1927 में मार्गरेट कॉजिन द्वारा महिलाओं और बच्चों के लिए शैक्षिक प्रयासों के सुधार के लिए की गई थी और अन्य महिला अधिकारों के मुद्दों से निपटने के लिए इसका दायरा बढ़ाया गया था। अगला प्रश्न है, द प्रेसेप्ट्स ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए राजा राम मोहन राय, बी माइकल मधुसूदन दत्त, सी थॉमस बेबिंगटन मैकाले, डी विलियम कैरी। सही जवाब हो जाएगा ए राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किसके सुझाव पर राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का गठन किया? ए देशमुख, बी हंसा मेहता, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किसके सुझाव पर राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद, ध्यान रखना, राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद, सही जवाब हो जाएगा 18 का ए, देशमुख समिति। अगला प्रश्न है, प्रकृति और ईश्वर ने मानव जाति को स्थिर बनाए रखने का भार स्त्री पर रखा है और मनुष्य का सृजन पुरुष नहीं अपितु स्त्रियां ही कर सकती हैं। किसका कथन है? तो ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी टैगोर, डी रूसो। तो सही जवाब हो जाएगा 19 का ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, आज के भारत में बालिकाओं की शिक्षा बालकों को दी जाने वाली शिक्षा की प्रतिलिपि मात्र है। किसका विचार है? सही जवाब हो जाएगा सी, डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी। अगला प्रश्न है, बाल विवाह प्रतिबंध विषय पर बाल विवाह प्रतिबंध विषय पर किस अधिनियम के अंतर्गत सुधार किया गया? ए हिंदू विधवा विवाह, बी शिशुवध प्रतिबंध, सी इन्फेंटी मैरिज प्रिवेंशन, डी शारदा एक्ट। बाल विवाह प्रतिबंध विषय पर किस अधिनियम के अंतर्गत सुधार किया गया? सही जवाब हो जाएगा सी, इन्फेंट मैरिज प्रिवेंशन। अगला प्रश्न है, लिंग के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव रोकने की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई? किसी भी तरह की, ध्यान रखना, लिंग के आधार पर। सही जवाब हो जाएगा 22 का, ध्यान रखना, बी अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 15(1) राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन कब किया गया? ध्यान रखना, यहाँ परिषद नहीं है बल्कि समिति है, कमेटी। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन कब किया गया था? सही जवाब हो जाएगा 23 का ए, 1958 में। मई 1958 में सरकार ने महिला शिक्षा के लिए राष्ट्रीय समिति की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय परिषद पूरे भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए काम करती है तथा महिलाओं की शिक्षा और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण पर बल देती है। राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद, ध्यान रखना, राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया? सही जवाब हो जाएगा 24 का सी, 1959। अगला प्रश्न है, स्त्री शिक्षा में सहयोग मार्ग प्रशस्त किया। ए ब्रह्म समाज, बी आर्य समाज, सी सर्वेंट ऑफ इंडिया, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, श्री एन ए बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल का निर्माण किस सन में कराया? सही जवाब हो जाएगा बी 1904 में। अगला प्रश्न है,
1916 में कर्वे और भंडारकर के प्रयासों से किस स्थान पर महिला विश्वविद्यालय का शिलान्यास हुआ? ये गुजरात में, बी मुंबई में, सी पुणे में, डी भोपाल में। सही जवाब हो जाएगा सी पूना में। अगला प्रश्न है, प्रतिमान का प्रकार क्या है? ए प्रत्यक्षवाद, बी व्याख्यावाद, सी यथार्थवाद, डी उपयुक्त सभी। तो आप लोग ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। प्लीज़ हम्बली रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अपने कॉलेज के ग्रुप दोस्त यार जो भी आपके बीएड कर रहे हैं, जहाँ से आप बीएड कर रहे हैं वहाँ कॉलेज में बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के, उन्हें भी इस चैनल के बारे में बताइए और ये भी बताइए कि आप लोग जो प्रैक्टिस सेट हल किए थे उतना ही महत्वपूर्ण आज भी है, तो उसे देखते रहें। जैसे आपका एग्जाम समाप्त होता है फर्स्ट सेमेस्टर का, प्रैक्टिस सेट हम लोग स्टार्ट कर देंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन किस लेखक की पुस्तक है? सही जवाब हो जाएगा 29 का, ध्यान रखना, ए थॉमस कुक। अगला प्रश्न है, प्रतिमान बदलाव के विकास को कितने चरणों में समझाया गया है? सही जवाब हो जाएगा ए 4। अगला प्रश्न है, महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार किस काल में था? तो ए वैदिक काल, बी मध्यकाल, सी ब्रिटिश काल, डी इनमें से कोई नहीं। तो महिलाओं को पूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार किस काल में था? सही जवाब हो जाएगा ए वैदिक काल में था। वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बेहतर थी। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा कौन प्राप्त कराता था? ए माता पिता, बी कुल पुरोहित, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, माता पिता और पुरोहित दोनों। अगला प्रश्न है, किस काल में स्त्री शिक्षा पर पाबंदी थी? ये वैदिक काल, इसमें तो हम लोग देख रहे हैं थी, बी बौद्ध काल, सी ब्रिटिश काल, डी सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, पूछ रहा है किस काल में स्त्री शिक्षा पर पाबंदी था, रोक थी। सही जवाब हो जाएगा बी बौद्ध काल में। वैदिक काल में तो बेहतर स्थिति थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय विधि के सामने स्त्री एवं पुरुष समान हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ए अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकारों को महिलाओं के हितों की रक्षा करने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है? सही जवाब हो जाएगा 35 का, ध्यान रखना, बी अनुच्छेद 15(3). अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्त्री एवं पुरुष को समान अवसर प्राप्त हैं? सही जवाब हो जाएगा 36 का, ए अनुच्छेद 16। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत महिलाएं भारत के किसी भी क्षेत्र में आवागमन कर सकती हैं? ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 21A, डी अनुच्छेद 28। सही जवाब हो जाएगा ए अनुच्छेद 19 आवागमन। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में महिला को जीवन एवं स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता? ए अनुच्छेद 23, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 24, डी अनुच्छेद 30। सही जवाब हो जाएगा बी अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में महिलाओं के खिलाफ होने वाले शोषण को दंडनीय अपराध माना गया है? किस अनुच्छेद में महिलाओं के खिलाफ होने वाले शोषण को दंडनीय अपराध माना गया है? सही जवाब हो जाएगा डी अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23, 24 द्वारा महिलाओं के विरुद्ध होने वाले शोषण को नारी गरिमा के लिए उचित नहीं मानते हुए महिलाओं की खरीद बिक्री, वेश्यावृत्ति के लिए जबरदस्ती करना, भीख मंगवाना आदि को दंडनीय माना गया है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में महिलाओं को सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार प्राप्त है? ए अनुच्छेद 39, बी अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 45, डी अनुच्छेद 56। सही जवाब हो जाएगा ए अनुच्छेद 39। ध्यान रखना, 40 में क्या है? 40 में है आपका चुनाव होता ग्राम पंचायत है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत महिलाओं को प्रसूति सहायता उपलब्ध है? तो अनुच्छेद 50, बी अनुच्छेद 42, सी अनुच्छेद 45, डी अनुच्छेद 56। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी अनुच्छेद 42। अगला प्रश्न है, महिलाओं के लिए शिक्षा एवं धन संबंधी व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? महिलाओं के लिए शिक्षा एवं धन संबंधी व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? सही जवाब हो जाएगा ए अनुच्छेद 46। अगला प्रश्न है, नेटिव मैरिज एक्ट का गवर्नर जनरल कौन था? सही जवाब हो जाएगा 43 का, बी नॉर्थब्रुक। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचक नामावली में महिला एवं पुरुष को समान मताधिकार का अधिकार प्राप्त है? सही जवाब हो जाएगा 44 का, ए अनुच्छेद 325।
अगला प्रश्न है, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? सही जवाब हो जाएगा ए 1872 में। अगला प्रश्न है, प्रतिमान विस्थापन क्या है? ए अनुभव बी मान्यताएं, सी दृष्टिकोण में बदलाव, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी दृष्टिकोण में बदलाव। अगला प्रश्न है, प्रतिमान विस्थापन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ए थॉमस कुन, बी स्किनर, सी ड्यूबी, डी अरस्तु। सही जवाब हो जाएगा 47 का ए थॉमस कुन। अगला प्रश्न है, प्रतिमान विस्थापन शब्द किस सन में प्रयोग किया गया? ए 1970, बी 1966, सी 1980, डी 1990। सही जवाब हो जाएगा ए 1970। अगला प्रश्न है 49, प्रतिमान विस्थापन का शिक्षा में क्या महत्व है? ए पाठ्यक्रम एकीकरण, बी शिक्षार्थी की स्वायत्तता, सी प्रौद्योगिकी का उपयोग, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रतिमान की कितनी विशेषताएं हैं? ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा इसका ए 5। हमारी रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें। जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं वहाँ पर जो भी बच्चे हैं चैनल के बारे में जरूर बताएं। प्रश्न है, किस काल में स्त्रियों की शिक्षा शून्य के बराबर थी? ये बौद्धिक काल, भी ब्रिटिश काल, सी वैदिक काल, डी में से कोई नहीं। तो शून्य के बराबर सही जवाब हो जाएगा ए। बौद्धिक काल में स्त्रियों की दशा बहुत ही ज्यादा दयनीय थी। अगला ध्यान रखना, अगला प्रश्न है, नारी शिक्षा का प्रचार केवल शाही और अमीर घरानों में किस काल में प्रचलन में था? सही जवाब हो जाएगा ए मुस्लिम काल में। नारी शिक्षा का प्रचार केवल शाही और अमीर घरानों में किस काल में था? तो मुस्लिम काल में। किसने स्त्री शिक्षा के प्रसार के दायित्व को सरकार द्वारा निर्धारित करके साहसिक कार्य किया? सही जवाब हो जाएगा 53 का ए वुड का घोषणा पत्र। अगला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल की स्थापना की? सही जवाब हो जाएगा डी 1905 में। अगला प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? ए लाला लाजपत राय, बी बिपिन चंद्र पाल, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी भगत सिंह। तो भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? सही जवाब हो जाएगा सी गोपाल कृष्ण गोखले जी। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज सिद्धांत किस पर आधारित है? ये नास्तिक पर, बी अद्वैत पर, सी एकेश्वरवाद पर, डी बहुदेशवाद पर। सही जवाब हो जाएगा सी एक देववाद पर। अगला प्रश्न है, भारत में पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रणी दूत हैं? ए देवेंद्र नाथ टैगोर, बी केशव चंद्र सेन, सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डी राजा राम मोहन राय। तो सही जवाब हो जाएगा 57 का डी राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन चलाया? ए जाति प्रथा, बी सती प्रथा, सती की कुप्रथा, सी समाज में महिलाओं के अपमानजनक स्थिति, डी व्यर्थ के धार्मिक अनुष्ठानों का पालन। सही जवाब हो जाएगा 58 का बी सती की कुप्रथा। राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन चलाया? तो बी। क्लियर है, बी इसका सही जवाब है, सती के कुप्रथा। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी आत्मीय समाज। राजा राम मोहन राय ने सुधारवादी धार्मिक संघों की कल्पना सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के उपकरणों के रूप में की। उन्होंने 1815 में आत्मीय सभा, 1921 में कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएट और 1928 में ब्रह्म सभा, जो बाद में ब्रह्म समाज बन गया, की स्थापना की। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? ए नाना साहब, बी ए ओ ह्यूम, सी राजा राम मोहन राय, डी स्वामी विवेकानंद। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी राजा राम मोहन राय। आप लोग ध्यान रखना, बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़ें, प्रैक्टिस सेट मेरे साथ हल करें, निश्चित रूप से आप लोग बहुत अच्छे अंक आएंगे। किसी भी एग्जाम को सबसे बेस्ट तरीका है तैयारी करने का,
आप सिलेबस के अनुसार पढ़िए और प्रैक्टिस सेट बार बार हल कीजिए। तो आप लोग मॉडल पेपर और बुक को पढ़िए, यूनिट वाइज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो आप उस यूनिट को सॉल्व करिए। सॉल्व हो रहा है बेटर है, आगे बढ़ जाइए। नहीं सॉल्व हो रहा तो फिर से पढ़िए, लेकिन अपना एवेल्युएशन अर्थात मूल्यांकन जरूर करते रहिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। जब भी समय मिले आप प्रश्नों को देखते रहिए, क्योंकि इसमें बहुत से प्रश्न सेम टू सेम आपको एग्जाम में मिलेगा। तो इससे क्या होगा, आपके दिमाग में प्रश्न रहेगा तो आप सॉल्व कर लोगे। तो राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? ए कोलकाता में, बी पटना में, सी इंग्लैंड में, डी कनाडा में। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? सही जवाब हो जाएगा सी, इंग्लैंड ब्रिस्टल में। अगला प्रश्न है, किस समाज सुधारक ने 1826 ईस्वी के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? ए ईश्वरचंद्र विद्यासागर, बी राजा राम मोहन राय, सी गोविंद रानडे, डी राजनारायण बसु। सही जवाब हो जाएगा बी, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने धार्मिक सामाजिक विचारों का विरोध किस पुस्तक में किया? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी समाचार चंद्रिका। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने किसका विरोध नहीं किया? ए बाल विवाह, बी सती प्रथा, सी पश्चात शिक्षा, डी मूर्ति पूजा। सही जवाब हो जाएगा सी पश्चात शिक्षा। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो ए महादेव गोविंद रानडे, बी पंडिता रमाबाई, सी आत्माराम पांडुरंगा, डी रामकृष्ण परमहंस। ध्यान रखना, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? सही जवाब हो जाएगा इसका सी आत्माराम पांडुरंग। अगर आत्माराम पांडुरंग नहीं है तो महादेव गोविंद रानडे भी हो जाएगा, क्योंकि ये स्थापना हुई थी, कई सदस्य थे। इस पॉइंट को ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी। इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। प्रार्थना समाज ने महाराष्ट्र के पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो निवेदन है आप लोगों से कि आप लोग लाइक जरूर करें और शेयर जरूर किया करें। बार बार सब कहते हैं। वीडियो समाप्त हो तो आप लोग अपने कॉलेज के ग्रुप जहाँ भी जो भी चीज़ें हैं पहले भी शेयर कर सकते हैं, बीच में भी कभी भी, लेकिन शेयर जरूर किया करें। प्रश्न है, प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? ए दयानंद सरस्वती, बी राजा राम मोहन राय, सी स्वामी सहजानंद, डी महादेव गोविंद रानडे। तो सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, डी महादेव गोविंद रानडे। देखिए यहाँ पर आत्मारंग पांडुरंग नहीं है तो महादेव गोविंद रानडे हो गया सही जवाब। क्योंकि प्रार्थना समाज भारतीय नवजागरण के दौर में धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों के लिए स्थापित किया गया। इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग महादेव गोविंद रानडे ने किया था। आदि और भी कुछ लोग थे। तो आप लोग ध्यान रखना, ये मत सोचो कि हम बाद में देखेंगे तो याद हो जाएगा। अभी जो टाइम है, आप जब भी टाइम मिले आप वीडियो को देखते रहें। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में प्रश्न बैठता रहेगा। आप सोचेंगे 2 दिन पढ़ेंगे फिर आप नंबर कमाएंगे, फिर आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। इसलिए कंटिन्यू जब भी कहीं भी समय मिलेगा, नहीं समय आते आते कहीं भी ईयरफोन लगा के आप सुनते रहें, बट प्रश्नों को देखें। किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? ए आर्य समाज, बी ब्रह्म समाज, सी देव समाज, डी प्रार्थना समाज। तो ध्यान रखना, शुद्धि आंदोलन मतलब क्या था? जो लोग ईसाई बन गए थे और फिर से हिंदू बनना चाहते थे तो चलाया गया था, उसे शुद्धि आंदोलन बोला गया था, ठीक है। अर्थात हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए जो लोग ईसाई बन गए थे। तो किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए आर्य समाज ने। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, शुद्धि आंदोलन की शुरुआत आर्य समाज और इसके संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। इसकी शुरुआत 20वीं सदी के पहले भाग में उन लोगों को वापस लाने के लिए की गई थी जिन्होंने अपने धर्म हिंदू से इस्लाम या फिर ईसाई धर्म में बदल लिया था। अगला प्रश्न है, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे दिया जाता है? ए रामकृष्ण परमहंस, बी रामानुज, सी स्वामी दयानंद सरस्वती, डी स्वामी विवेकानंद। सही जवाब हो जाएगा सी स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? ए लोकमान्य तिलक, बी स्वामी विवेकानंद, सी स्वामी दयानंद, डी रविन्द्रनाथ टैगोर। सही जवाब हो जाएगा सी स्वामी दयानंद सरस्वती जी। अगला प्रश्न है, व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना इसका, ए स्वामी दयानंद सरस्वती, बी राजा राम मोहन राय, सी गांधी जी, डी स्वामी विवेकानंद। तो व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? सही जवाब हो जाएगा डी स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? सही जवाब हो जाएगा 71 का, ध्यान रखना, डी गोपाल हरि देशमुख। अगला प्रश्न है, गुलामगिरी का लेखक कौन था? ए बी आर अम्बेडकर, बी ज्योतिबा फूले, सी महात्मा गांधी, डी पेरियार। सही जवाब हो जाएगा बी ज्योतिबा फूले।
अगला प्रश्न है, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका कार्यक्रम था? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, सत्यशोधक समाज का। अगला प्रश्न है, नवबौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? ए राधाकृष्णन, बी टैगोर, सी अम्बेडकर, डी विवेकानंद। तो नवबौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? सही जवाब हो जाएगा सी, अम्बेडकरवाद। अगला प्रश्न है, किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी? ए राजा राम मोहन राय, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी पंडिता रमाबाई, डी रविन्द्रनाथ टैगोर। किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी? सही जवाब हो जाएगा बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला प्रश्न है, कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? ए विवेकानंद, बी राजा राम मोहन राय, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी दयानंद सरस्वती। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, बी राजा राम मोहन राय को भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसको 9 दिन का प्रातः का तारा के रूप में जाना जाता है? किसको 9 दिन का प्रातः का तारा के रूप में जाना जाता है, अर्थात वही स्टार? ए स्वामी विवेकानंद, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी राजा राम मोहन राय, डी देवेंद्रनाथ टैगोर। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी राजा राम मोहन राय जी को, ठीक है, प्रातः का तारा के रूप में जाना जाता था। ध्यान रखना, 77 प्रश्न है। कुछ प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण है, आप लोग इसका जवाब जरूर दिया करें कमेंट सेक्शन में। पिछली वीडियो में इसका आंसर मिल जाएगा। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, बी मुदालियर, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी डॉक्टर सांगू। दूसरा प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर कुठारी, बी डॉक्टर राधाकृष्णन, सी डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग को दूसरे किस नाम से जाना जाता था? दूसरा नाम क्या था? ए विश्वविद्यालय आयोग, बी उच्च आयोग, सी कोठारी आयोग, डी मुदालियर आयोग। अगला प्रश्न है, 10+2+3 शिक्षा संरचना सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में घोषित की गई? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1980, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो 10+2+3 10+2+3 शिक्षा संरचना सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में घोषित की गई? तो ये देख, तो ध्यान रखना। प्लस अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किस सन में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का निर्माण किया? ए 1955 में, बी 1956 में, सी 1958, डी 1959। तो पांचों प्रश्न का आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक आप प्लेलिस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ध्यान रखना आप प्लेलिस्ट में पहुँच जाएंगे, जहाँ आपको सारी वीडियो की जगह मिल जाएगी। अगला जो हम लोग यूनिट हल करेंगे, टेस्ट 304 का ही यूनिट 3 हल करेंगे, ठीक है, लिंग एवं शिक्षा, जेंडर एंड एजुकेशन। तो आप लोग ध्यान रखना, यूनिट 3 को मॉडल और बुक से अच्छे से पढ़िए और प्रैक्टिस सेट हल करिए। इससे तो बार बार कह रहा हूँ, बुक मॉडल पेपर को पढ़िए जो भी समय बचा हुआ है, और बार बार देखिए, कहीं भी आते जाते भोजन कर रहे हैं, कुछ भी, जब भी समय मिले आप वीडियो को जरूर देखिए। वीडियो को नहीं देखेंगे तो प्रश्न आपके सामने से नहीं रहेगा, फिर एग्जाम के समय पढ़ेंगे तो आपको याद नहीं होगा। इसलिए प्रश्नों को आप बार बार पढ़ते रहें, देखते रहें। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इससे सभी लोगों को नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। निवेदन है आप लोगों से, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप आप लोग शेयर कीजिए, जो भी ग्रुप आपके पास है, कॉलेज के ग्रुप, दोस्त या जो भी बीएड कर रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर किया करें। हमारी रिक्वेस्ट है, अपने कॉलेज में जाया करें, जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उन्हें इस चैनल के बारे में जरूर बताएं, निवेदन है आप लोगों से। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।